हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के लिए हमेशा से एक थिंक टैंक माने जाने वाले राम माधव जी हैं। राम माधव जी, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो कोरोना का काल आया, हालांकि ये पहले से एक्सपेक्टेड नहीं था, बावजूद इसके अगर कुल मिलाकर देखा जाए मोदी सरकार के कार्यकाल का, तो 6 साल की ये पूरी समय सीमा अभी तक रही है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो इस 1 साल में मोदी पार्ट 2 गवर्नमेंट के 2 साल पहले ईयर की पहली जो वर्षगांठ अभी चल रही है, सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस दौरान क्या मानते हैं? कई बड़ी उपलब्धियां हमारे सरकार के खाते में जाते हैं। आर्थिक क्षेत्र में हमने कई महत्वपूर्ण सुधार लाया है। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब समाज के लिए अच्छे अच्छे स्कीम्स लेकर हम आए हैं। और सामाजिक क्षेत्र में विशेषकर मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में ट्रिपल तलाक रद्द वाला वो निर्णय की बात कहिए, या ट्रांसजेंडर्स के संबंध में कहिए, कई महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया है। और राष्ट्रीय एकात्मता को ध्यान में रखकर जो धारा 370 और 35A को समाप्त करने वाला निर्णय हो, या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाकर देश के अंदर जो आने वाले शरणार्थी और घुसपैठी इनके बीच अंतर करके देश को ठीक एक सिटीजनशिप व्यवस्था करने का विषय हो, इन तमाम विषयों में यानी आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण कदम हमने उठाया है। और इकोनॉमी को एक नई दिशा में ले जाने के लिए और एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में ले जाने के लिए बड़ा प्रयास हमने इस वर्ष नई सरकार में शुरू किया था। ये अलग बात है कि हमको 1-2 महीने का ये जो पैंडेमिक आया, कोरोना वायरस की महामारी आई, उसके कारण उन प्रयासों में थोड़ा बहुत गतिरोध आया, ये तो सही है, पर जरूर हमारी दिशा निश्चित है। ये पैंडेमिक से बाहर आते उस दिशा में फिर आगे बढ़ेंगे। राम माधव जी, क्या ये मानते हैं कि ये जो कोरोना का काल आया है, ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य दिया गया था, बावजूद इसके पूरे कर पाएगी सरकार? बिल्कुल, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम आगे बढ़ ही रहे हैं। बात इतना ही है कि अचानक एक स्लोडाउन आया इकोनॉमी में, केवल भारत में नहीं दुनिया भर में आया। तो क्या हम जो लक्ष्य रखे हैं 2025 तक हमको $5 ट्रिलियन के उस लक्ष्य को पार करना है, वो पार कर पाएंगे कि नहीं, ये प्रश्न स्वाभाविक कुछ लोगों के मन में उठना स्वाभाविक है। वैसे तो भारत 5 ट्रिलियन नहीं, 2030 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने ही वाला है। तो क्योंकि एक बीच में कालखंड गतिरोध का आया है, तो सरकार अपने नीतियों में तेजी लाएगी, अपने प्रोजेक्ट्स में तेजी लाएगी और $5 ट्रिलियन की दिशा में जल्दी आगे बढ़ने के लिए आने वाले क्वार्टर्स में फिर प्रयास शुरू हो जाएगा। आपकी सरकार आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। तो क्या ये मानते हैं कि ये एक स्वर्णिम काल मिला है भारत को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनने का? चाइनीज मार्केट या फिर जो बाहर की विदेशी वस्तुएं थी जो हावी थी मार्केट पर, उसको रिप्लेस करके भारत की चीजों या उत्पादन क्षमता को आगे बढ़ाया जा सकता है? वैसे देखा जाए तो आत्मनिर्भरता का सूत्र लेकर हम तो मोदी 1 सरकार से ही काम करना शुरू किया था। आत्मनिर्भरता के लिए ही, प्रोत्साहन देने के लिए ही मोदी 1 के समय में हमने मुद्रा योजना कहिए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया योजना कहिए, ऐसे तमाम योजनाएं इसलिए लाया था कि इस देश के जो तेजस्वी युवा है वो अपने पैरों पर खड़ा होकर अर्थव्यवस्था को ग्रास रूट्स पर स्ट्रांग बनाए। और अब जब ये कोरोना महामारी हमारे सामने आई, तो हमारे ध्यान में आया कि कई ऐसे सामान्य क्षेत्र है जहां भी हम आज अन्य देशों पर निर्भर है। आपको जब मैं कहता हूं तो ये हास्यास्पद लगेगा कि हमारे देश में हम जीन पैंट बनाने का क्लॉथ, कपड़ा तो उत्पादन करते हैं, पर जीन पैंट के लिए जो आवश्यक जिप है वो इंडिया में नहीं बनता है। तो ऐसे ऐसे सामान्य चीज
जिसमें स्वयं भारत आत्मनिर्भर हो सकता था, उसमें भी कभी भारत में है। इसलिए प्रधानमंत्री ने एक विशेष आह्वान किया कि अब आत्मनिर्भरता के रास्ते पर हम आगे बढ़े। आत्मनिर्भरता का ये कतई अर्थ नहीं है कि हम दुनिया भर से अलग हो जाएंगे, अपने आप को बंदी करके घर में बैठ जाएंगे, वो नहीं है। सामान्य दैनंदिन जीवन के अंदर हम अपने पैरों पर खड़ा होंगे, स्वदेशी हमारा आधार होगा और आगे जाकर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। दुनिया पर हमारे जो इकोनॉमी का प्रभाव के माध्यम से दुनिया पर हमको अपना प्रभाव क्षेत्र विस्तारित करना है। जहां तक 1 साल की अगर बात करें तो उपलब्धियां काफी लंबी हो गई इस छोटे कार्यकाल में। पार्ट 2 के कार्यकाल की मैं बात कर रही हूं। आपने 370 35A के रिमूवल की बात कही और 3 तलाक की बात कही, राम मंदिर का निर्माण भी अब शुरू हो चुका है। ये सारी उपलब्धियां जो गिनाई जा रही है, या CAA की बात कहें, इन बातों को लेकर विपक्ष इन्हें उपलब्धियां न मानते हुए इसे कह रहा है कि सरकार ने जानबूझकर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की, या फिर 370 और 35A में कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और इसके बाद से ज्यादा डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में हो गया। जहां तक जिन चीजों को विपक्ष विवादास्पद बनाने का प्रयास कर रहा है, उन चीजों का प्रश्न है, मैं एक साफ साफ कहना चाहूंगा, वो सारे कदम जो उठाए गए हैं वो एक तो देश के हित में है, देश की सुरक्षा और देश की एकता के हित में है। और सबसे बड़ी बात तो हम ये कोई नई चीज अचानक जैसे एक मैजिशियन उनको बाहर निकालता, ऐसा थोड़ी निकाला है। इन सारे चीजों में हमारे पार्टी और हमारे विचारधारा का स्पष्ट मत हमेशा रहा है। इन बातों के आधार पर हम देश के जनता का समर्थन पाकर सरकार में आए हैं। 370 को हटाने की बात हमने नया थोड़ी किया है। हम 50 साल से कह रहे हैं ये कानून जाना चाहिए। इसलिए देश की जनता के समर्थन के आधार पर जो एजेंडा पर हम आगे आए हैं, उस एजेंडा को हमने अमल किया है। विपक्ष अपने विरोध जता सकता है, पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ने जिस मैंडेट को समर्थन दिया है, उस मैंडेट को हमने अमल किया है। राम माधव जी, जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जो नए रिकंस्ट्रक्शन के कानून वगैरह जो बनाए गए हैं, उसमें ये एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर उद्योग लगाता है, 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर का उद्योग हो, तो उन्हें सस्ते दर पे जमीन दी जाएगी। इस तरह क्या देश भर के इंडस्ट्रियलिस्ट को जम्मू कश्मीर में वहां पर अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की कोई योजना भी बनाई जा रही है क्या? वैसे तो 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर भी देश के अन्य जो 28, वैसे तो जम्मू कश्मीर इस समय यूनियन टेरिटरी है, देश के अन्य भागों के हिसाब से बराबर के स्थान में आज खड़ा होता है। फिर भी जम्मू कश्मीर के लिए एक नई डोमिसाइल पॉलिसी, यानी जो स्थानीय निवासियों के संदर्भ में एक पॉलिसी अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषित की है। इसी डोमिसाइल पॉलिसी के अंतर्गत रहकर वहां उद्योग, व्यापार वगैरह को आगे बढ़ाने की अनुमति मिलेगी। राज्य की इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी जल्दी घोषित होगी, क्योंकि सारे पॉलिसियां इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि डोमिसाइल पॉलिसी सबसे पहले बनना पड़ता है। अब डोमिसाइल पॉलिसी बन गया तो आप जिस बात का प्रश्न कर रहे हैं, उसका भी एक नीति अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन घोषित करेगी। वैसे तो मोटे तौर पर हम सभी की इच्छा भी है, हम सभी का प्रयास है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अच्छी प्रकार से निवेश आए, इन्वेस्टमेंट आए और वहां विकास हो, ताकि वहां के लोगों को नौकरियां मिले, वहां के लोगों के जीवन स्थिति उसका उद्धार हो, उस राज्य की अर्थव्यवस्था ठीक हो। आज की स्थिति में जम्मू कश्मीर अपने अर्थव्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से सेंटर पर डिपेंडेंट है। यह स्थिति तभी बदलेगा जब वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वहां उद्योग और व्यापार बढ़ेंगे। तो क्या मानते नहीं इसके लिए वहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी अब शुरू होने चाहिए? हालांकि उमर अब्दुल्ला अब डिटेंशन से बाहर हो चुके हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती अभी तक डिटेंशन में ही है। देखिए भाई, पॉलिटिकल एक्टिविटी केवल 2 लोग चलाते हैं क्या? उस राज्य में थाउजेंड ऑफ लीडर्स है, हजारों नेता है, सभी पार्टियों के हैं। अब कांग्रेस के एक भी नेता जेल में नहीं है, तो कांग्रेस क्यों नहीं करता है पॉलिटिकल एक्टिविटी? और एनसी पीडीपी के भी केवल 2-4 नेता छोड़कर आज सभी फ्री है।
तो राजनीतिक गतिविधि जरूर शुरू होनी चाहिए उस राज्य में। आज उस राज्य में परिस्थिति यह है कि राज्य की जनता धारा 370 हटाने के विषय में आज एक प्रकार से स्वीकार कर चुका है, पर उनके रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए उनके सामने नेता उपस्थित होता ही नहीं है। तो आज एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन से जनता को बात करना है तो बीच में पॉलिटिशियन ब्रिज बनते हैं। आज पॉलिटिशियन वहां तैयार नहीं हो रहा है, केवल बीजेपी छोड़कर बाकी सभी नेता आज चुप घर पे बैठे हुए हैं। हमारा आग्रह है कि बाहर आए, राजनीतिक गतिविधि फिर शुरू करें। अब एक नई व्यवस्था में राज्य को आगे बढ़ाना है, इसलिए सबको आगे आना चाहिए। हमारा आग्रह है, राजनीतिक गतिविधि शुरू होना चाहिए। हालांकि उमर अब्दुल्ला बाहर भी हैं, लेकिन उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू नहीं हुई है और इस पर ये अभी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ अंदर खाने बीजेपी के साथ पैक्ट है, शायद इसलिए उमर अब्दुल्ला चुप बैठे हैं। देखिए, आज की तिथि में वहां दो चार नेता जो अंदर है, मैं मानता हूं कि जैसे ही समय ठीक होगा वो भी बाहर आ जाएंगे और सभी को अपने अपने दलों के माध्यम से वहां पॉलिटिकल एक्टिविटी रिज्यूम करना है। जहां तक हमारा पार्टी का प्रश्न है, हम जम्मू में तो सक्रिय है ही, हमारे कार्यकर्ता अनेक प्रकार के काम में लगे हैं, राजनीतिक गतिविधि में लगे हैं ही, पर कश्मीर में भी, कश्मीर घाटी के अंदर भी आज उस राज्य के जो देश की जो जनता है उनके लिए एक केंद्र बिंदु बनकर वहां भी अच्छी गतिविधि चलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। अभी तक उस राज्य की जनता रीजनल पार्टी की दया पर अभी तक छोड़े गए हैं। अब जम्मू कश्मीर में परिस्थिति बदली है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, हम भी वहां लोगों के बीच रहकर उनका एक केंद्र बनने का कोशिश हम करेंगे। इस समय हमारा और कोई राजनीतिक गठजोड़ करने का वगैरह इस समय कोई और प्रयास हमारा नहीं है। सर, ये बात भी निकल कर आ रही थी कि जम्मू की डिलिमिटेशन के बाद सीटें भी बढ़ सकती हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है? वैसे तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज 2006 में जब देश भर में चली थी, किन्हीं कारणों से जम्मू कश्मीर में वो एक्सरसाइज नहीं हो पाया। अब नया यूटी का जो कानून है, उस कानून के मुताबिक वहां सीटों की संख्या बढ़ाई गई है, 6 सीट बढ़ाए गए हैं। अब जिस 6 सीट बढ़ने का अर्थ होता है फिर से कॉन्स्टिट्यूएंसीज की रचना करनी पड़ती है। तो इसलिए अब सेंसस के आधार पर सही ढंग से नए कॉन्स्टिट्यूएंसीज की रचना होनी चाहिए। उसमें जम्मू को कितना मिलेंगे, घाटी को कितना मिलेंगे, ये निर्णय ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो तय करेगा। एक जानकारी लोगों को होना चाहिए, डिलिमिटेशन कमीशन कोई सरकारी कमीशन नहीं होता है, उसमें सभी उस राज्य के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होते हैं। सब मिलकर उस राज्य के कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सही मायने में पुनर्विभाजन करके, पुनर्रचना करके राज्य को आगे बढ़ाना है। हम देखेंगे उसमें सही अनुपात में जम्मू को कितने सीट मिलेंगे, घाटी को कितने सीट मिलेंगे, ये कमीशन तय करेगा। चाइना बॉर्डर पे गतिविधियां बढ़ी और लगातार इनकर्शन की बातें आ रही हैं और जिस तरह से तनाव व्याप्त है, आज ही एक वहां के लद्दाख के पार्षद ने भी कहा कि 25 किलोमीटर तक चीनी सेना घुस गई है। इस तरह की बातें लोगों को सामने आ रही हैं। क्या सरकार पूरी तरह से तैयार है और क्या ये तमाम बातें अफवाह हैं सिर्फ? भारत और चीन के बीच में भारत तिब्बत सीमा पर 3500 किलोमीटर की लंबी सीमा है। इस पर कुछ क्षेत्र हमेशा तनावग्रस्त रहा है। अभी अगर मैं पिछले 10 साल की ही बात करूं, 2010 से 2020 की ही बात करूं, कम से कम 1000 ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें चीन की तरफ से उस LAC जिसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन किया गया था। पहले भी हुआ, अभी भी वो हो रहा है। इस समय जो उल्लंघन हो रहा है उसमें जरूर पहले से ज्यादा एग्रेशन चीन की तरफ से देखने को मिल रहा है। पर इसमें मैं एक ही निवेदन आपके माध्यम से सभी लोग जो इसको देख रहे हैं उनको कहूंगा कि इस समय कई प्रकार की खबरें और कभी वीडियोस आ रहे हैं, कई सोशल मीडिया में भी कई तमाम प्रकार की खबरें आ रही है। जब तक सरकार कुछ नहीं कहती तो बाकी बातों को सत्य मानने का कोई कारण नहीं है। जैसा अभी आपने कहा 25 किलोमीटर अंदर आ गया, ऐसी बातों को बिल्कुल एकदम विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि
जो एलएसी है इस पर हमारे तरफ से भी पूर्ण निगरानी रखी हुई है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब से मोदी सरकार बनी तो सीमा के संदर्भ में नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। अब हम सीमा के संबंध में जब विवाद होता है तो उसको एक उच्च की नीति के माध्यम से उसको समाधान ढूंढने का प्रयास जरूर करेंगे, पर जमीन पर हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारे सार्वभौमिक क्षेत्र है उसके लिए दृढ़ता से जमीन में हमारी सेना खड़ी रहेगी। यही परिचय 2017 में डोकलाम के स्टैंड ऑफ के समय हमने चीन को दिया था। आज भी हम जब चीन हमारे एलएसी का अतिक्रमण कर रहा है तो यही परिचय हम दे रहे हैं। ग्राउंड पर हम दृढ़ता से खड़े हैं, बल्कि पिछले 40 साल में एक बार भी हम दोनों देशों के बीच एक भी बुलेट फायर नहीं हुआ। हम युद्ध नहीं चाहेंगे, पर हमारे जमीन के विषय में जमीन पर भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। डिप्लोमेसी के थ्रू बातचीत करेंगे, जमीन पर दृढ़ रहेंगे, ये हमारी नीति है। इसी नीति का पालन इस समय लद्दाख क्षेत्र में हो रहा है। बाकी खबरों का मैं इंग्लिश में कहते विद पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा उतना ही लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा समय चल रहा है जो कोरोना का संकट, इसका फायदा उठा रहा है चीन। चीन समय समय पर इस प्रकार की जब उग्रता दिखाता रहा है पहले भी, तो कई बार उनके देश के अंदर के आंतरिक कारण ही उसके पीछे मुख्य कारण रहे। जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत न कभी एग्रेसर रहा है, आक्रमणकारी रहा है, न कभी युद्धोन्मादी रहा है। हम हमेशा हमारी सीमा को शांति से ही रक्षा करते रहे हैं। हमारे तरफ से कभी हमने प्रोवोकेशंस नहीं किया। फिर भी चीन इस प्रकार का जब घटना को अंजाम देता रहा है तो तब अनुभव यही है कि जो उनके आंतरिक समस्याएं जब हो जाती है, जब इस समय मान लीजिए चीन के नेतृत्व पर उधर बाहर से भी तनाव है, अमेरिका प्रेशर डाल रहा है, हांगकांग में प्रॉब्लम हो रहा है, ताइवान को लेकर समस्या हो रही है, और दूसरी तरफ उस देश के अंदर भी ये कोरोना को लेकर, उसके मैनेजमेंट को लेकर जनता के अंदर भी आक्रोश है। तो कहीं ना कहीं देश के अंदर और देश के बाहर के तनाव के चलते शायद कुछ इस प्रकार की घटनाओं को चीन अंजाम देता रहा होगा। ये सब एक पॉलिटिकल एनालिसिस के विषय है। हमारा जहां तक प्रश्न है, हम शांति चाहते हैं सीमा पर, हमारा प्रयास हमेशा वही रहा है, पर बस अब नई नीति यह है कि हम शांति के लिए कुछ भी मूल्य दे, इसके लिए हम तैयार नहीं है। क्या मानते हैं राम माधव जी कि इसका फायदा पाकिस्तान उठा सकता है और सरकार कटिबद्ध है कि इसका फायदा किसी भी हालत में पाकिस्तान को उठाने नहीं दिया जाएगा? पाकिस्तान के सीमा पर भी हम पूर्ण रूप से निगरानी रखे हैं। हालांकि पाकिस्तान अपनी तरफ से कश्मीर के अंदर आतंक को बहुत बढ़ाने के लिए, आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में घुसाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। अभी कश्मीर के अंदर समर का टाइम शुरू हुआ है। मार्च अप्रैल से समर शुरू होता है, जून जुलाई अगस्त तक चलता है। यही समय होता है जब घुसपैठियों को पाकिस्तान कश्मीर घाटी के अंदर घुसाने का कोशिश करता है, जब जो पासेस होते, माउंटेन पासेस खुलते हैं। तो इस समय हमारी सेना पूरा सतर्क है। इनफैक्ट कल एक दिन में 14 घुसपैठियों को हमने न्यूट्रलाइज किया है सीमा पर। हम सतर्क है, हम किसी भी रूप में पाकिस्तान को इस परिस्थिति का फायदा उठाने नहीं देंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जनता भी आज आतंक को सहारा बिल्कुल नहीं दे रहा है। जनता भी शांति चाहता है, इसलिए हम जनता के शांति का मनीषा को भी पूरा करेंगे। कश्मीर की, पाकिस्तान की सीमा पर भी सतर्क रहेंगे और पाकिस्तान इस स्थिति का कोई नाजायज फायदा उठाए, इसका अवसर पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं मिलेगा। राम माधव जी, उपलब्धियों के बारे में बात करें तो कई उपलब्धियां रही, सीए की बात रही, राम मंदिर की भी बात हुई। ये उपलब्धियां क्या आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो आसाम में चुनाव है, लेकिन उससे पहले वेस्ट बंगाल में चुनाव है, फिर बिहार में उससे पहले चुनाव है। क्या ये राज्यों पर फर्क करेंगे? आपको लगता है कि वेस्ट बंगाल में भाजपा अपनी सरकार, सत्ता स्थापित कर पाएगी वहां पे राज्य में? हम जब जनता के सामने जाते हैं चुनाव के संदर्भ में, हम 3 बिंदु लेकर जाते हैं: सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारे सरकार की जो कुछ भी नीतियां रही है,
सबको साथ लेकर चलने के लिए नहीं है। आज हम कोरोना महामारी को बड़े पैमाने पर नियंत्रण कर पाए हैं तो उसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री, जो विपक्ष हो, राज्य सरकारें हो, सबको साथ लेकर 130 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर चलने का जो प्रयास किया था उसी का परिणाम है। सबका साथ हमारा मंत्र रहा है, सबका विकास, उसमें विशेषकर गरीब का, किसानों का, हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित ट्राइब्स का, ये सभी लोगों के विकास के लिए जो काम उठाए गए हैं और अभी भी जब माइग्रेंट लेबर वापस जा रहा हो उनके लिए अनेक प्रकार के कल्याणकारी काम हमने जो उठाए, मनरेगा के 300 करोड़ दिन हमने अब बढ़ा दिया है, 1 लाख करोड़ रुपया मनरेगा के लिए दिया है ताकि ये अगर गांव में जाते हैं तो वहां भी उनको डे टू डे नौकरी मिल सके। इस प्रकार के जो कल्याणकारी विकास के काम जो किए हैं वो भी हम जनता के सामने लेके जाएंगे। और सबका विश्वास जो हमारा मंत्र है, विश्वास तभी आपके ऊपर बनता है जब लोगों को लगता है कि मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, देश संपन्न हो रहा है। और आज हमारे पास आपने देखा होगा इस बीच में कुछ सर्वेस का रेटिंग्स आया है, मोदी जी के रेटिंग्स 90% से ऊपर भी दिखाया गया है। ये कहता है कि और जाति, भारत में 90% तो कोई एक धर्म के लोग थोड़ी है, तो इसका मतलब सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी बिरादरी के लोग आज मोदी जी के ऊपर विश्वास रखते हैं। यह विश्वास और विकास के हमारे प्रयास और एकता के हमारे प्रयास, ये लेकर हम देश के सामने जाएंगे। मुझे लगता है कि इस विषय को लेकर जब जनता के सामने जाते हैं तो बिहार हो, बंगाल हो, असम हो, हमें पूर्ण समर्थन मिलेगा। बिहार और असम में हमारी सरकारें वर्तमान में है, उनको हम फिर से वापस लाने में बिल्कुल सफल होंगे। जहां तक असम की बात है, मैं कह दूं, असम में भी आपका चैनल का प्रसार होता है। असम में हमारी सरकार ने कोविड के संदर्भ में भी बहुत अच्छा काम किया है। लोग केरला मॉडल कहते हैं, वास्तव में असम मॉडल स्टडी करना चाहिए। 1 लाख लोगों की टेस्ट असम में ऑलरेडी असम सरकार ने कर लिया है, जहां केरला ने 50,000 लोगों की भी टेस्टिंग नहीं किया है। इसलिए अच्छी शासन हमने चलाया है तो लोग हमको वोट देंगे। और जहां तक बंगाल का प्रश्न है, ममता बनर्जी का जो निरंकुश और अहंकारी सरकार जो चल रहा है, उसको जो 15 साल हो गए, उसको हम अब पुल स्टॉप करके हमारी सरकार वहां स्थापित करने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। आसाम में जो आपके गठबंधन की सरकार चल रही है, जो ये एनआरसी का मुद्दा है, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा आसाम के वोट बैंक पे? बिल्कुल, इस विषय को लेकर असम की जनता के मन में किसी प्रकार के कोई संभ्रम नहीं है, क्योंकि ये कोरोना वायरस के इस पैंडेमिक के पहले जब इस विषय पर कुछ विवाद हुआ था तो एनआरसी और सीएए दोनों के विषय में असम की जनता, जो 3 करोड़ की असम की जनता है, उनको सत्य बताने में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे और संगठनों के कार्यकर्ता बहुत सक्रिय रहे हैं। उसके कारण आज असम के अंदर इन चीजों को लेकर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। असम के सारे जन इन बातों के महत्व को समझते हैं, स्वीकार भी करते हैं। राम माधव जी, जैसा आपने कहा कि जनता आपके विश्वास में है, कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष को आप बहुत ज्यादा विश्वास में नहीं ले पाए? राहुल गांधी हर मुद्दे पर, हर योजना पर सवाल उठा रहे, यहाँ तक कि कोरोना की महामारी चल रही है, विपक्ष कभी साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आया सरकार के साथ। यह एक प्रकार से हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहां हम 130 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा ने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक जंग लड़ रहे हैं, वहां विपक्ष हमारा साथ नहीं दे रहा है, बल्कि भारत की छवि को दुनिया में खराब और खत्म करने में आज राहुल गांधी हो और बाकी विपक्ष के लोग हो बड़े पैमाने पर लगे हैं। अब कोरोना के खिलाफ का जो संघर्ष चल रहा है, जिसमें माइग्रेंट लेबर की भी समस्या शामिल है, क्या केवल केंद्र सरकार अकेले लड़ रहा है? इसमें राज्य सरकार भी शामिल नहीं है? क्या उसमें कांग्रेस की सरकारें नहीं है? माइग्रेंट की इश्यू लीजिए, जिसको लेकर बहुत हल्ला करने का प्रयास कांग्रेस किया है, कर भी रहा है। भाई, आधे से ज्यादा माइग्रेंट तो कांग्रेस शासित राज्यों से निकलते हैं। महाराष्ट्र किसके शासन में है? छत्तीसगढ़ किसके शासन में है? राजस्थान किसके शासन में है? इसको राजनीति करना है क्या, या हम सब मिलकर
इन विषयों में एक 130 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करना है। पर दुर्भाग्य यह है कि विपक्ष केवल छदम राजनीति कर रही है, कोई मदद नहीं हो रहा है। अगर माइग्रेंट्स की ही समस्या अगर ले, सबसे बड़ा विफलता अगर किसी राज्य का है माइग्रेंट वर्कर्स में, तो वो महाराष्ट्र का एक तरफ है, बंगाल का दूसरी तरफ है। तो इसलिए आज आवश्यकता है कि राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़ना है। विपक्ष इसमें बहुत कम नजर आती है। लेकिन सर, सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जो पहला लॉकडाउन किया गया वो आनन फानन में किया, तब 500 केसेस थे, और अब जब केसेस 2 लाख के करीब पहुंच रहे हैं तो अनलॉक कर दिया गया है। तो इन तमाम बातों को लेकर विपक्ष हावी हो रहा है। उनका कहना है कि माइग्रेंट लेबर के बारे में पहले कुछ सोचा नहीं गया, जिससे उनकी हालत इतनी खराब हो गई। जो लॉकडाउन के संदर्भ में बातें बोली जा रही है ना, इतने अर्थहीन और हास्यास्पद है कि लॉकडाउन उस समय तुरंत लगाना इतना आवश्यक था कि अगर वो नहीं लगाए होते, आज भारत की हालत अमेरिका, इटली से खराब होता था। हमने समय पर दृढ़ता से लॉकडाउन किया। लॉकडाउन करने के बाद 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह के अंदर हमने देश के जो हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट है, इसको बड़े पैमाने पर रैंप अप किया। हमारे पास किट्स नहीं थे टेस्ट करने के लिए, हमारे पास पीपीई उपलब्ध नहीं थे अगर सडनली पेशेंट्स बढ़ जाते। तो ये सारे तमाम चीजों को ध्यान में रखकर तुरंत हमको लॉकडाउन करना आवश्यक था। हम सभी का प्रयास होना चाहिए था कि माइग्रेंट वर्कर्स को भी एक आश्वासन दे कि आप चिंता मत करो, आपकी चिंता हम पूरा करेंगे। वैसे किया भी है, राज्य सरकारों ने भी किया है, केंद्र ने भी किया है, और आपने देखा है कि एनजीओ ने भी बहुत बड़े पैमाने पर किया है। आरएसएस ने किया है, सेवा भारती ने किया है, और अन्य संगठनों ने भी बड़े पैमाने पर उनके लिए काम किया है। एक बात मैं कह दूं, भारत में 8 करोड़ होते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम करने वाले माइग्रेंट वर्कर। उनमें से केवल 70 लाख से 90 लाख लोग ही आज निकले हैं। पहले इतने भी नहीं निकले थे, वो नहीं निकले। यही प्रयास हम सबको करना चाहिए था, पर दुर्भाग्य है कुछ चिंता के चलते, डर के चलते कुछ लोग निकल गए। पर जैसे ही ये संख्या बढ़ी, हमने ट्रेन की व्यवस्था की है, हमने बसेस की व्यवस्था की है। आपको मैं आपके माध्यम से बताऊं, अकेले इंडियन रेलवे ने 55 लाख लोगों को अपने अपने राज्यों में पहुंचाया है, और अकेले हमारे यूपी सरकार ने 25 लाख लोगों को अपने स्थानों पर बसों से पहुंचाया है। इसलिए माइग्रेंट वर्कर्स की हमने पूरी चिंता की है। पर यह कहना कि आपने अचानक लॉकडाउन कर दिया, मुझे ये बताइए, लॉकडाउन पहले करके 4 दिन बाद हम लॉकडाउन करेंगे घोषित करते, और देश में लोग आनंद फानन एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रारंभ करते, क्या हम मैनेज कर सकते हैं? 8 करोड़ लोग सड़क पे आते तो। ये जो प्रश्न उठाते हैं ना, ये अज्ञान के कारण उठा रहे हैं प्रश्न। वास्तव में आवश्यकता थी कि लॉकडाउन करना, समय पर हमने लॉकडाउन किया। 1 मिनट के लिए याद कर लीजिए, समय पर लॉकडाउन नहीं करने के कारण आज अमेरिका जैसे देश में 15 लाख से ऊपर आज पेशेंट है, 1 लाख से ऊपर लोग मर गए हैं। पर भारत की देखिए, भारत की आबादी दुनिया के 15% आबादी है। यहाँ आज भी केसेस की संख्या ने, एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख टच नहीं कर रही है, 1 लाख के आसपास ही है, और मृतकों की संख्या 5-6 हजार में है। तो कितना हमने लॉकडाउन के कारण इस देश को बचा पाया, ये बात सबको समझना चाहिए। अर्थहीन आर्गुमेंट करने का कोई समय नहीं है। सर, एक दक्षिण से आखिरी सवाल, दक्षिण भारत से जानना चाहूंगी। तिरुपति तिरुमला मंदिर को लेकर वहां पर संघ ने भी ये सवाल उठाया है। जो भी सुब्बा रेड्डी हैं वहां के, वो जो एसेट्स को जो लोगों ने दान किया है उसे बेचने की बात, हालांकि उस पर अभी रोक लगा दी गई है। इस बात को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है, आपका इसमें क्या विचार है? ये कंट्रोवर्सी को जन्म देना राज्य सरकार की बड़ी गलती थी। राज्य सरकार जिसका अभी 1 साल पूरा हुआ है, 1 साल में कई विवादों को इसी प्रकार जन्म दिया है। 3 राजधानियों का विवाद है, कई इलेक्शन कमिश्नर को अचानक किसी को लगे इलेक्शन कमिश्नर बनाने का विवाद है, और इसी प्रकार टीटीडी के जो एसेट्स है उनको बेचने का विवाद भी अनावश्यक राज्य सरकार की तरफ से उसको जन्म दिया गया है। जब जनता की ओर से बड़ा आक्रोश
प्रकट किया गया, जिसपे हमारे पार्टी के भी लोग थे और भी समाज के सभी अच्छे लोग इस विषय पर चिंता जताई। तो आज राज्य सरकार जनता में आकर जरूर उस विषय में पीछे गई है, अच्छी बात है। अब जो निर्णय सरकार ने लिया कि कुछ साधु संतों की कमेटी बनेगी, उन्हीं के नियंत्रण में इन सारे एसेट्स का मैनेजमेंट होगा, ये अच्छी बात है। और राज्य सरकार इन अनावश्यक विवादों को समय समय पर जन्म देने से अपने आप को बचाए तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद राम माधव जी, ईटीवी भारत से बात करने के लिए धन्यवाद आपका।